Hello, good evening, students. Myself, Professor Abhay. I am again with you with the next topic of your plant breeding, that is historical events in plant breeding and their achievements. So, we are starting with the plant breeding may be regarded to have progressed through 5 distinct phases. जो कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग जो आज एक सफल हुई है, एक हमारी फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर है. अगर वी हैव got some results, that is because of these 5 phases. So it just passed through the distinct 5 phases. In these phases, breeders did different type of experiments, or they did some work, and this work is greatly enhanced by the work of George Mendel. So Mendel's work ultimately led to the new science of genetics, and now the modern plant breeding is applied genetics, but its scientific basis is broader, covering molecular biology, cytology, then systematics, physiology, pathology, entomology, chemistry, statistics. So it has also developed its own technology. Plant breeding efforts are divided into a number of historical landmarks. So here in the first phase of this historical event is the domestication. So domestication of plant is an artificial selection. बेटा domestication क्या था? हम क्या करते थे, आर्टिफिशियली उन्होंने ब्रीडर्स ने क्या करना, प्लांट को सिलेक्ट करना. ठीक है, तो उस प्लांट को सिलेक्ट करके उसके जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं उनको सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद डोमेस्टिकेशन में वो क्या करते थे, वाइल्ड स्पीसीज़ को लेके उनके डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो हमें उनमें मिलते थे उनको हम सिलेक्ट करते थे. ठीक है, सो सिलेक्ट करने के बाद जो डोमेस्टिकेशन थी उसमें क्या होता था, ये भी एक बेसिक मेथड था प्लांट ब्रीडिंग का. ठीक है, सो इसमें प्लांट्स को हम इकट्ठा करते थे. इकट्ठा करने के बाद उनको इंट्रोड्यूस करवा के पर्सनली, ठीक है, पर्सनली अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम उनको ग्रो करते थे. ग्रो करने के बाद हमें जो डिज़ायरेबल प्लांट्स लगते थे, ठीक है, पहले उनकी सिलेक्शन करनी. सिलेक्शन करने के बाद उनको पर्टिकुलरली अपने इंडिविजुअल लेवल पे उनको ग्रो करना. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे उनको ग्रो करना. ग्रो करने के बाद उन्हें क्या करना, एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में ग्रो करने के बाद उसमें जो डिज़ायरेबल करेक्टर जिनमें आपको लग रहे थे, जो जो प्लांट में डिज़ायरेबल करेक्टर हैं उनको रखना, बाकी को डिस्कार्ड कर देना. ठीक है, वो जो डिस्कार्ड करने का नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ सिलेक्शन. सेकेंड फेज हमारे पास क्या था, सिलेक्शन. सेकेंड फेज इज़ द सिलेक्शन फेज. सेकेंड फेज इज़ द selection phase. Look at this. In the second phase, the conscious and planned selection was practiced to exploit the natural genetic variation existing in the crop species. So बेटा लेट्स सपोज आपने कोई भी प्लांट लिया. प्लांट लेने पे लेट्स सपोज आप इससे पहले आप एक फील्ड में गए. फील्ड में जाके आपने देखा कि कुछ प्लांट जो थे उनकी ग्रोथ अच्छी थी, प्रोडक्शन अच्छी थी, तो बाकियों की नहीं थी. जो जिसकी ग्रोथ आपको अच्छी लगी उनको आपने लिया और लेके अपने इंडिविजुअल लेवल पे उनको ग्रो किया, दैट इज़ डोमेस्टिकेशन. ठीक है, बहुत समय तक आप उसको लगाते रहे. जैसे आप उन कॉमनली कोई भी कहीं से पौधा लेके आओ, उसको आके लगाओ और उसको कॉन्टीन्यूसली आप उसको ग्रो करते रहो. ठीक है, उसको करने के बाद आपने क्या किया, उसको जब बहुत टाइम हो गया उसको कॉन्टीन्यूसली एक पौधे को लगाते हुए बार बार उसी को, तो आपने क्या किया, उनमें से कुछ बढ़िया करैक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स को सिलेक्ट करना, दैट इज़ सिलेक्शन. सेकेंड फेज.
सेकंड फेज़ में आप क्या करोगे, उनके बीच में सिलेक्शन करोगे। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद जो भी हमारे पास अच्छी अच्छी वैरायटी वो है फिनोटाइपिक वाले प्लांट्स, उनको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद थर्ड हमारा है उनमें सिलेक्टेड वन, जैसे एक प्लांट सेलेक्ट कर लिया जिसकी जील्ड थी, दूसरा प्लांट सेलेक्ट कर लिया जिसमें डिजीज़ नहीं थी। फिर हमने नेक्स्ट फेज़ में उनको क्या करना, हाइब्रिडाइज। क्या करवाना है हमने उनको, हाइब्रिडाइज। क्या कराना है हमने उनको, हाइब्रिडाइज। तो थर्ड स्टेप इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। सो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो डिज़ायरेबल पेरेंट्स को लेते हैं हम, दोनों को कंबाइन करवाते हैं। कंबाइन करवाने पे आपने जैसे जेनेटिक्स में मेंडल्स के लॉ पढ़े थे, ठीक है ना, जैसे उसने एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, दोनों को क्रॉस करवाया था। दोनों को क्रॉस करवाने पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी उसके बीच में डिज़ायरेबल करेक्टर्स होंगे। ठीक है, जो डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं उनके, अगर हमारे डिज़ायरेबल करेक्टर्स हैं उसके बीच में, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास की अलग अलग टाइप्स हैं, वो टाइप्स आप देख सकोगे। नेक्स्ट है हमारे पास वाइड हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हमारे पास, वाइड और डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। इसके बीच में आप क्लोजली रिलेटेड, डिस्टिंक्ट में आप फार वे रिलेटेड, डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीशीज़ को लेते हो और उनको क्या करते हो, आपस में हाइब्रिडाइज करवाते हो। ठीक है, हाइब्रिडाइज करवाने पे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोजेनी आती है उसके बीच में अगर हमें पास डिज़ायरेबल करेक्टर्स थे, हमने उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करने के बाद हम नेक्स्ट फोर्थ फेज़ पे चले जाते हैं। फोर्थ फेज़ में हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस के बीच में हम चेक करते हैं कि प्लांट के बीच में कोई चेंजेस तो नहीं आई उसके जीनोटाइप में। ठीक है, इसके बीच में हम फोर्थ फेज है हमारे पास, दैट इज़ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस में हम क्रिएट नोवल जेनेटिक वेरिएशंस करते हैं। वेरिएशन चाहे आप म्यूटेजेंस की हेल्प से कर सकते हो, चाहे आप किसी टेक्निक के जो इंड्यूस म्यूटेशन करवा सकते हो, जैसे रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, और केमिकल्स म्यूटेजेंस लाइक इथाइल, मीथेन, सल्फोनेट एक्सेट्रा आर कैन बी यूज्ड। तो बेटा उससे हेल्प से आप क्या करोगे, वेरिएशंस के साथ आपके पास डिज़ायरेबल जीन्स रह जाएंगे, अनडिज़ायरेबल निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट फेज़ हमारा फिफ्थ फेज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके बीच में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस में हेल्प करती है, हमें प्रॉपर सीक्वेंस को बनाने में। ठीक है, जो प्रॉपर सीक्वेंस होगा, जीन सीक्वेंस होगा, उसमें सिंपल डिज़ायरेबल ही जीन्स होंगे, अनडिज़ायरेबल सारे हम डिलीट कर देंगे, एमिट कर देंगे। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग विद माइक्रोब्स वर डन इन 1973। सबसे पहला सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट था जेनेटिक इंजीनियरिंग का किसमें होता है, 1973 में, और फॉलोड बाय सून जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। उसमें क्या किए थे, हमने जीन ट्रांसफ़र किए थे। बाद में 1996 में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ कॉटन, मेज एंड सोयाबीन वर कमर्शियली कल्टिवेटेड इन यूएसए। तो बेटा उसके बाद हमारी 1996 में यूएसए में कॉटन की, मेज़ की, सोयाबीन की वैरायटीज़ बनी थी। ठीक है, तो उसके बीच में हमारे पास नेक्स्ट लेटर ऑन हमारे पास वैरायटीज़ ऑफ टमाटो, फ्रूट्स ऑफ विच मीन्स फ्रेश मच लॉन्गर पीरियड। हमारे पास फिर टमाटर की वैरायटी बनी, कुछ फल आए जो बहुत समय तक ताज़ा रहते थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हमारी फेज प्रैक्टिसेस थी, पहले हमने वाइल्ड मतलब जंगली पुरानी वैरायटीज़ थी उनको डोमेस्टिकेट किया, उनको जंगल से लेके अपने लेवल पे ग्रो किया, इंडिविजुअल लेवल पे डोमेस्टिकेट किया। फिर उसके बाद में से जो अच्छे पौधे थे उनको एज अ सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद हमने उनको दो सिलेक्टेड पेरेंट्स को हाइब्रिडाइज करवाया, दोनों को क्रॉस करवाया। उसके बाद जो हमारे पास वैरायटी आई, हमने उसके बीच में कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशंस की। जेनेटिक मैनिपुलेशंस मतलब जेनेटिक वेरिएशंस लेके आए। वेरिएशंस के बाद हमने
जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उनके बीच में क्या किया, डिज़ायरेबल चेंजेस लाई। तो ये डिज़ायरेबल चेंजेस ने हमारे पास क्या किया, हमें एक एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन दी, ठीक है, उस चीज़ को बनाने में हेल्प किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। क्लियर है। सो दिस आफ्टर दिस सम अचीवमेंट्स, और यू कैन सी हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इंडिया, जो हमारे पास अचीवमेंट थी, यू कैन सी हेयर इन दी पैराग्राफ नंबर that is fourth paragraph. In 1956 a project of intensification of regional research on cotton, बेटा 1956 में जाके हमारे पास एक रीजनल सेंटर था जिसने कॉटन पे, ऑयल सीड्स पे, मिलेट्स पे, PIRCOM उसने इनिशिएट किया था रिसर्च इन क्रॉप्स पे, इन फसलों पे करने के बाद हमारे पास 17 डिफरेंट सेंटर थे थ्रू आउट द कंट्री, तो जिन्होंने फोकस किया था कॉटन पे, कैस्टर पे, ग्राउंडनट पे, ब्रेसिका स्पीशीज़ पे, ठीक है, टोरिया पे, तारामीरा पे, ज्वार पे एंड बाजरा पे। इन सभी की एफर्ट्स की हेल्प से हमारे पास हमें प्लांट ब्रीडिंग में सक्सेस मिली, ठीक है। सो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1957। फिर 1957 में मेज की इम्प्रूवमेंट पे प्रोजेक्ट चला, ठीक है। उससे हमें हिस्टोरेसिस के बारे में पता लगा। हिस्टोरेसिस मतलब दो पेरेंट्स की मीटिंग के बाद जो हमारे पास वैरायटी आएगी वो सुपीरियर आएगी, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के इसमें मेज की वैरायटी को डेवलप किया गया इस प्रोजेक्ट में, और आफ्टर थोड़े सालों बाद 1961 में फिनोमिनल सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रमोटेड द ICAR टू इनिशिएट कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर क्रॉप। कहते हैं इसके बाद ICAR ने देखा कि अगर मेज़ में हमें सक्सेस मिली है तो उसने बाकी क्रॉप्स पे भी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, उनको भी उनकी भी जो जेनेटिक मेकअप था उनको उनकी वैरायटीज़ को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो ICAR वाज रिकॉग्नाइज्ड ट्वाइस इन 1966 एंड 1973 विद द व्यू ऑफ इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। फिर बेटा 1966 और 1973 में फिर इनको सक्सेस मिली, इन्होंने एफिशिएंसी इंक्रीज़ की क्रॉप की। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1960। सबसे पहले पंतनगर नैनीताल में सबसे पहले यूपी में हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुरू हुई। इन यूनिवर्सिटी की हेल्प से बाकी स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ आई, ठीक है, यूपी में, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक इन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट किया और रिसर्च को प्रमोट किया, एक्सटेंशन को प्रमोट किया, ठीक है। ऐसे चलते चलते हमारे पास क्या हुआ, सेवरल सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR के एंगेज्ड हो गए क्रॉप इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी में, और इसके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए और ICAR ने बहुत सारे और क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। दिस वाज दी अचीवमेंट। आई थिंक क्लियर है बेटा हमारी हिस्टोरिकल इवेंट में कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे सक्सेसफुल हुई। उसके 5 फेजेस हुए। पहले हमने जो वाइल्ड चीज़ थी उसको डोमेस्टिकेट किया, इंडिविजुअल लेवल पे लेके आए, उसको 1-2 बार ग्रो किया। ग्रो करने के बाद जो अच्छे प्लांट थे उनको रखा, बाकियों को फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अच्छों को हमने उनमें से अच्छे जो थे उनको हमने एज अ सेलेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन की, हमने उनको पेरेंट्स माना, उनको हाइब्रिडाइज़ कराया। हाइब्रिडाइज़ कराने के बाद क्रॉसिंग, क्रॉस पॉलिनेट जिसको कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी आई उसमें हमने देखा जो जीन थे, जीन सीक्वेंस था उसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो डिज़ायरेबल थे उनको रखा, अनडिज़ायरेबल को निकाल दिया। और उसके बाद जो एट द लास्ट जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास जीन सीक्वेंस आया वो बिल्कुल एक्यूरेट था और विद फुल ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स, उसमें सारे के सारे डिज़ायरेबल जीन्स थे, ठीक है। तो ये इससे हमारे पास एक इम्पॉसिबल चीज़ किस में चेंज होगी, पॉसिबल चीज़ में, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें ये रिज़ल्ट मिले किससे, प्लांट ब्रीडिंग के इन 5 फेज़ों से, और यहाँ से प्लांट ब्रीडिंग शुरू हुई। और प्लांट ब्रीडिंग पे पहले कोई भी नहीं काम करता था, धीरे धीरे हमने जैसे पढ़ा है। सबसे पहले हमारी 1921 में कॉटन के सेंट्रल कॉटन कमेटी
हुई। उसके बाद 1956 में कॉटन पे, ऑयल सीड्स पे, अलग अलग क्रॉप्स पे काम शुरू हुआ। फिर उसमें सक्सेस मिलने के बाद फिर बहुत सारे 1917 में अलग अलग प्रोजेक्ट चले। उनको किसने हैंडल किया? ICAR ने। जब उनको मेज़ में सक्सेस मिली तो उन्होंने इसके साथ और क्रॉप पे काम करना शुरू कर दिया, और क्रॉप पे काम करते करते उन्होंने साथ में और कई रिसर्च सेंटर्स भी शुरू किए। ठीक है, और सभी को सेंटर्स को एंगेज कर दिया, बिजी कर दिया हर क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने में। दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।